नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, 8 फरवरी के इंतख़ाबात से लेके अब तक जितने भी दिन गुजरे हैं, पाकिस्तान की कौम बहैसियत मजमूई एक अजीब व गरीब किस्म की मायूसी का शिकार है और ये मायूसी बहुत फितरी है। मैं जो कि अक्सर औक़ात बहुत मरंजा मरंज किस्म का आदमी हूँ और अमूमन उम्मीद लगाए रखता हूँ कि इस कौम के अंदर इसकी तकदीर ज़रूर बदलेगी, उसके अंदर भी मायूसी का होना एक लाजमी अमर है। उसकी वजह यह है कि दूर दूर तक किसी किस्म की कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही और जो कुछ हमारे साथ होने जा रहा है वो बहुत खौफनाक है। आज मैं उस जो कुछ होने जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात पहले से बता दूं कि मैं बहुत हद तक उम्मीद लगाए बैठा हूं कि इस मुल्क के हालात ज़रूर बदलेंगे। इसलिए नहीं कि इस मुल्क के अंदर कुछ लोग बरसरदार ऐसे आ गए हैं या आने वाले हैं कि जो इसको बदलेंगे, या इस मुल्क के अंदर सूरत हाल अचानक बहुत ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का एक वादा है अक़वाम के साथ, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। यहाँ लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया गया है। यहाँ लफ्ज़ जो है वो मुसलमान, हिंदू, ईसाई और नहीं इस्तेमाल किया गया कि जब कोई कौम बदलना चाहती है अपने आप को तो फिर हम उसको बदल देते हैं। पाकिस्तान की कौम ने 75 साल तारीख के अंदर पहली दफ़ा अल्लाह तबारक व तआला को यह बता दिया है कि हम बदलना चाहते हैं और 8 फरवरी को उन्होंने इसकी इत्तला अल्लाह तबारक व तआला और क़ज़ा व क़दर के उन फरिश्तों तक ज़रूर पहुँचाती है। अब मेरे अल्लाह का हुक्म कब नाफिज होता है, कब वारद होता है और कब इस कौम की हालत बदलती है और कब इस कौम के मुजरमों को वो एक इबरतनाक सूरत हाल का शिकार करता है, ये मैं और आप इंशाअल्लाह उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये वक्त ज़रूर आएगा। लेकिन इससे पहले जो कुछ होने वाला है, अमूमन ये समझा जाता है कि शायद कुछ लोग जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ को यहाँ लाना चाहा था, फिर नहीं लाना चाहा, फिर और लोग आ गए। ये बड़ी अजीबोगरीब सी पे छोटी छोटी बहसें। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत लाई जा रही है और गुज़श्ता 1 साल पहले से जो हुकूमत यहाँ पर नाफिज की गई केयर टेकर के नाम पर, और उससे पहले जो 1.5 साल हुकूमत की गई, ये हुकूमत कोई अंदरूनी मामलात या अंदरूनी प्रेशर की वजह से नहीं थी। ये पाकिस्तान को एक ख़ास मरहले पर ले जाने के लिए बाय डिज़ाइन की गई थी और आइंदा जो कुछ होने वाला है और जो कुछ नज़र आ रहा है वो बहुत खौफनाक है। इमरान खान का IMF का ख़त, बेशक जो कुछ भी आप कह लें कि वो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करने के लिए नपा तुला हुआ है, लेकिन उस ख़त की कोई हैसियत नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, IMF ने जो कुछ सोचा हुआ था और जो गुज़श्ता तकरीबन 61 साल से सोचा हुआ था और जो आलमी ताकतों ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में प्लान किया हुआ था, वो उनकी एक तरतीब थी। हम उसके नज़दीक पहुंच चुके हैं और उस तबाही के बिल्कुल तहाने पे खड़े हुए हैं। इमरान खान का पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम बराह रास्त अमेरिका को, बराह रास्त IMF को, बराह रास्त वर्ल्ड बैंक को ख़त लिख के और एक याददाश्त दे दें, उसके बावजूद भी वो नहीं टलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने टोडी और उन्होंने अपने ज़ेर साया पाले हुए लोग जो हैं वो इस कौम पर मुसल्लत करती हैं। इसलिए कि अब पाकिस्तान जो है अब उस सूरत हाल पे है जहां हमारी ज़रूरत नहीं रह गई, जहां हम सिर्फ और सिर्फ लूट मार के लिए और हमारे ऊपर गिद्ध मुसल्लत करने के लिए इस वक्त वो वक्त आ चुका है। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के लिए सिक्योरिटी के हिसाब से उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रही। बेशक यूक्रेन में जंग चल रही हो, रूस अमेरिका की फ़ाइट हो रही हो, पाकिस्तान की अब इस वक्त कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान चीन के साथ जंग के लिए किसी तौर पर भी उन्हें काबिल भरोसा नज़र नहीं आता। इसलिए पाकिस्तान के मुकाबले में वो भारत को गुज़श्ता तकरीबन 15 साल से अपना महबूब बना चुके हुए हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान जो है एक इरिटेंट है इस सारी जंग के दौरान, और कंटेनमेंट ऑफ चाइना के जितने भी प्रोग्राम हैं उसके अंदर पाकिस्तान की कोई हैसियत है ना उसमें कोई शमूलियत है। इसलिए
हमारा वो तो सौदा हम बेचा करते थे 1950 से लेके अब तक, वो हमारी दुकान खाली हो चुकी हुई है। हमने अपने आप को बेचा, हम सीटों सेंटों में शामिल हुए। हमने कहा हम कम्युनिज्म के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, जहाद करेंगे। हमने बड़ाबीर में हमने अड्डे दिए और अमेरिका का जासूसी तैयारा U-2 जो था ये उड़कर रूस की जासूसी करने लगा, तो रूस ने उसको गिरा लिया और उन्होंने कहा कि हमने एक रेड लाइन लगा दी है इस एरिया के अंदर। लेकिन हम तो बात ना आए, इसलिए कि हमारे यहाँ जनरल अयूब खान से लेके अब तक हर कोई अमरीकी आशीर्वाद से यहाँ पर आर्मी चीफ भी आता था और सिकंदर मिर्ज़ा से लेके आगे तक हमारे यहाँ वज़ीर आज़म या सदर भी उन्हीं की आशीर्वाद से आता था और उन्हीं के मुताबिक फैसला करता था। हमने इस्लाम के नाम पर जहाद किया। बहुत दलीलें हमारे दोस्त हमीद गुल साहब दिया करते थे, यकीनन देते हैं, बड़ी अच्छी बात है, देते थे। यकीनन वो जहाद तो था, वो एक रूस के ख़िलाफ़ था, लेकिन हमने उससे जितने पैसे बनाए और जितनी हमारी इस्टेब्लिशमेंट मजबूत हुई, और उस ज़माने के अंदर आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर एजेंसीज़ का जो नेटवर्क बना, उस नेटवर्क के अंदर हमने उसको चूम के गिलाफ़ों में पैसा डॉलर लिया कि ये तो हम इस्लाम के जहाद के लिए वसूल करना चाहते हैं। लेकिन काश हम उसी जहाद पे ही कायम रहते। क्या काश हम समझते कि हम अल्लाह उसके रसूल के लिए जहाद कर रहे हैं तो शायद अल्लाह ताला हम पर रहम करता। लेकिन ऐन ठीक उस वक़्त जब अमेरिका उनसे मायूस हो गया तो हमसे कहा गया खबरदार, अब ये इस्लाम की बात नहीं, अब तुम एंटी इस्लाम काम करोगे। और हमने फिर वो पैसे लेने शुरू किए और मुशर्रफ के कई सालों से अब तक हम लिए चले जा रहे हैं। कोलिशन सपोर्ट फंड हो, वैसे हो, यहां तक कि ट्रंप जैसा बंदा जब खड़े होकर कहता हम तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारी इज्जत नामूस सब जो खरीदा था, कुछ नहीं किया। हमने यहां अमेरिकन अड्डे दिए, हमने 57,000 जहाज यहां से उड़े, लंबी कहानियां। हमने अपने लोगों पर एक्शन किया, उनको दहशतगर्द कहा, उनको एंटी अमेरिकन कहा, उनको इस मुल्क का गद्दार कहा। हमने 70,000 से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियां दी। हमने कहा ये ड्रोन हमले जो हैं ये तो अबाबील हैं जो हमारे लिए फ़ायदा पहुंचाते हैं। हम बहुत सालिम लोग। हमने लोगों को जो जहां अफ़गानिस्तान से आते थे, अमेरिका के जुल्म से भाग के आते थे, हमने उनको पकड़ दिया। अमेरिकन रिपोर्ट कहती है, सेनेट को जो जब हुई थी 2006 में, कि पाकिस्तान अगर 1,75,000 अफवाज अपनी उस वेस्टर्न बॉर्डर पे ना लगाता तो शायद अमेरिका अपने कदम न जमा सकता। ये तो अलग बात है कि हमारे मल जाओ मावा, हमारे बुजुर्ग, हमारे अन्नदाता अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर जिल्लत आमेज शिकस्त हुई, लेकिन हम नहीं बदले, अब तक नहीं बदले। हमने कहा हम जिल्लत आमेज शिकस्त को अभी हम उसको ख़राब करके दिखाएंगे। हम लड़ेंगे, उन अफ़गानों से लड़ेंगे, उनको ज़लील और रुस्वा करेंगे, उनको दहशतगर्द बताएंगे, उनको कहेंगे कि हमारे दरमियान इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, हमें हमारे साथ बंदे भेज रहे हैं। हम पाकिस्तान की कौम को कायल करेंगे कि ये पठान तो हमारे खिलाफ शुरू दिन से थे, ये अफगानिस्तान तो 1947 से चला आ रहा है, ये तो मुसलमान नहीं, जो प्रोपेगेंडा मुस्तकिल चला आ रहा था वो हम चलाते रहेंगे। और हमने अमन ज़वारी के उसके अंदर जब हमने साथ दिया अपने एयर स्पेस इस्तेमाल करने, और हमने उसको साबित कर दिया। लेकिन अब उसके बावजूद भी हमारा ये सिक्का चलने वाला नहीं है, हमारी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी हुई है। ध्यान सिंह क्रोकर ने कहा था हमारा मैदान जंग वाघा से लेकर सिडनी तक है, वाघा से इस तरफ तुम जानो और तुम्हारी मुसलमान कौमें जाने, लड़ो मरो, हमारा असला तो बिकेगा। तुम अफगानिस्तान से लड़ो तब भी असला बिकेगा, तुम मिड भारत से लड़ो तब भी असला बिकेगा, तुम ईरान के साथ लड़ो तब भी असला बिकेगा, तुम ईरान और यमन और मिलकर सऊदी अरब से लड़ो तब भी हमारा असला बिकेगा। और हमने तुम्हारे अंदर ऐसे हुक्मरान बना दिए हैं कि जो हमारे इशारों पर पुतली की तरह नाचते हुए आगे चलेगा। ये तो आपका सिक्योरिटी पैराडाइम था जिसमें अब आपकी ज़रूरत नहीं रह गई। आपकी ज़रूरत अब सिर्फ एक मर्सनरी के तौर पर है। आपसे कहा जाएगा यमन के अंदर हमारा रास्ता ख़राब है, आप 3 बहरी जहाज़ भेज देंगे, अपने भेज दिए। अपने काम तो बहर अरब में खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? इसलिए खड़े हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो है, कारोबारी इंटरेस्ट जो है वो उनको वॉच करना है। बड़ी तुम्हारी $1 ट्रिलियन की तजारत से रुक रही थी,
तुम बड़े कमाल के लोग थे, तुम्हारे जनाब वहां से शिपमेंट्स आ रही थी यूरोप से और तुम रास्ते में रुके, तुम ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़े ताजर बन गए थे जिसके लिए तुम्हें नेवल शिप्स, तुम किस लिए गए थे? इसलिए कि तुम इजराइल के उस थ्रेट के मुकाबले में ठीक है करो, इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ कर दिया गया। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की दूसरी विंडो है जिसको ऊपर आप लगे हुए थे वो भी अब खत्म हो चुकी हुई है। ये 61 सालों के अंदर हम 22 दफा IMF के पास जा चुके हैं। जो लोग ये समझते हैं कि IMF को जो खत लिखा गया है वो कर्जा जो है वो कर्जा पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, वो IMF जो है वो कुछ पैसे यहां रखेगा ताकि आइंदा आने वाली शहबाज शरीफ की और मरियम नवाज की जो गवर्नमेंट है वो भीख मांगे और पाकिस्तान के अंदर लोगों को फिर मकरूज करे, 25 करोड़ आवाम को मजबूत करे, मजबूर करे, मकरूज करे, ताकि वो उनके जो अहदाफ हैं IMF के पूरे कर सके। अब तक हम जितना भी लोन ले चुके हुए हैं वो 70% GDP की रेशियो है। यानी आप सोचें कि जितना हम कमाते हैं पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जितने लोग मिलकर कमाते हैं, जो चावल उगाता है, गंदम उगाता है, खेतों में काम करता है, बाहर से रेमिटेंसेस बेचता है, ये सारा मिल मिला के हम जो 1 रुपया कमाते हैं उसमें से हम 2/3 बल्कि 3/4 यानी 70% के करीब हम उसको कर्ज के अंदर दे देते हैं। और आप खुद सोचें कि ये हमारी डेट, हमारे पास ना हेल्थ के लिए पैसे बचते हैं ना एजुकेशन के लिए पैसे, ये जितने लोग वादे कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं। अब जब ये इकोनॉमी की हालत हो और आपने मजीद कर्जा लेना हो तो फिर पाकिस्तान को आपने बेचना तो है। इस वक्त आप सोचें कि पाकिस्तान का इस वक्त 80% बैंकिंग जो है आलमी बैंकिंग के पास है, 80%। हमारा पूरी की पूरी जो इंटरनल इकोनॉमी है उसका 80% हिस्सा उनके पास। 1959 में इंडिया ने अपने बैंक नेशनलाइज किए थे। आज हम पाकिस्तान अपना नेशनल बैंक नेशनलाइज कर लें, हमारा 60 से 70% कर्जा जो है इंटरनल लोन वो खत्म हो जाता है। लेकिन हम नहीं करेंगे, हमने तो इनको भेज दिया वह सब कुछ। मेरे मुल्क का पैसा जो है वो इंटरनेशनल बैंकर्स के पास है, और इंटरनेशनल बैंकर नहीं है तो फिर मियां मंशा के पास है, फिर किसी और के पास है, फिर ये वो लोग हैं कि जो मेरा पैसा जो है वो लेते हैं, मुझसे इकट्ठा करते हैं, 97% पैसा हुकूमत को कर्ज देते हैं और हुकूमत फिर मेरे ऊपर टैक्स लगाती है और उनको 22% सूद देती है। पूरी दुनिया से सूद जो है 1% के ऊपर रह गया हुआ है। जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, हमारे यहाँ 22% है, क्योंकि हमने इन लोगों के पेट भरने हैं और साथ साथ हमने IMF की जरूरियात को पूरा करना। हमारा टेलीकॉम सिस्टम जो है 100% इस वक्त उनके हाथ में खरीदा जा चुका हुआ है, और हमारी कराची पोर्ट ट्रस्ट उनके पास है, 3 एयरपोर्ट्स आगे जा रहे हैं। अब हम बेचने के ऊपर आ गए हैं, और इस मुल्क को बेचने के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए थी कि जिसको अवाम मोहब्बत ना करते हो, जो अवाम से मोहब्बत ना करती हो, जिनके एसेट्स यहां पर न, जिनकी कोई दौलत यहां पर न, जिनके रिश्तेदार यहां पर न, जो इलाज बाहर जा, ऐसी हुकूमत चाहिए थी। इसलिए ऐसी हुकूमत लाई गई। अब बिकने का अब आसान तरीका एक और कि यहां पर जो है ज़मीनें खरीदी जा, अभी पंजाब के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को ज़मीन कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दी। कॉर्पोरेट फार्मिंग क्या है? सिर्फ अफ्रीका का हाल जाकर देख लीजिएगा। अफ्रीका जो है आज दुनिया के अंदर एक ज़माने में इतना शानदार किस्म की उसकी एग्रीबल लैंड थी, आज वहाँ पर उन्होंने ज़मीनें खरीदी, कॉर्पोरेट फार्मिंग की, और उनको कहा तुम कैश क्रॉप लगाओ। सोयाबीन के लंबे खेत लगाए गए, लेकिन सोयाबीन तो खाने के लिए नहीं होता। खाने के लिए तो आपको गंदम चाहिए, चावल चाहिए, आपको दालें चाहिए। वो सोयाबीन के जहाज जो थे वो साहिल समुंदर पर आते थे, वो भर के ले जाते थे, उनको डॉलर की बोरियां कागज़ की सूरत दे जाते थे। फिर जब उनको भूख लगती थी तो कहते थे हमें चावल चाहिए। अच्छा, 1 बोरी वापस करो, मैं तुम्हें चावल ऑस्ट्रेलिया से भेज देता हूँ। गंदम चाहिए, 1 बोरी डॉलर्स की वापस करो, मैं तुम्हें अमेरिका से, तुम्हें यूक्रेन से गंदम भेज देता हूँ। दालें चाहिए, मैं तुम्हें बाले वहाँ से। और फिर अफ्रीका जो था वो जो सब दुनिया का सबसे सरसब्ज खित्ता था, कभी जाके जिन लोगों ने देखा हो उसको अफ्रीका को, आप हैरान रह जाते हैं। उस खित्ते को उन्होंने कहत का शिकार किया, बदतरीन कहत का शिकार किया। हम उस कहत की तरफ बढ़ने वाले हैं। हमारी ये दोनों विंडोज जो थी ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब इमरान खान क्यों नहीं आना चाहता, क्यों नहीं उसको लाना चाहते? उसकी एक वजह है,
दुनिया के अंदर जहां पर भी किसी मुल्क को तबाह करना होता है, माशी तौर पर भी और इक़्तिसादी तौर पर भी और उसके साथ साथ मिलिटरीली भी, तो वहां सबसे बड़ी बात यह थी कि अनपॉपुलर लीडर को वहां लाया जाता है। मैंने बारहा इसकी मिसाल दी है कि इक्वाडोर में कि जिस वक्त राल्फ कोरिया वहां पर बरसदार आया था 2006 में, और उसने इंटरनेशनल डेट को चैलेंज किया था और उसने कहा था कि मैं तुम्हारा डेट वापस नहीं करता, और 80% से ज्यादा डेट जो था वो उसने इलिजिटिमेट नाजायज डिक्लेयर किया था और दुनिया उसके घुटनों के आगे झुक गई थी, घुटनों समेत उसके आगे झुक गई थी। तो उस वक्त उनको अंदाजा हो गया था कि हम दुनिया में कोई पॉपुलर लीडर नहीं आने देंगे, इसलिए कि पॉपुलर लीडर जब कहता है कि मैं IMF छोड़ता हूं, पॉपुलर लीडर जब कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानता हूं, पॉपुलर लीडर जब कहता है कि मैं ड्रोन्स को यहां नहीं आने दूंगा, तो पूरी कौम उसके आवाज पर लबैक कहती है। लेकिन जब धांधली वाला लीडर आता है, जब इलेक्शन कमीशन की और ROs की धांधली वाला लीडर आता है, तो उसके पांव कमजोर होते हैं, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता और सिर्फ IMF की बात सुनता है। अब मामला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है उसको सिर्फ 5 लाख 6 लाख मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की और 10-15 लाख जो है सिविल एस्टेब्लिशमेंट की जोंके हैं, जिनको मैंने और आपने पालना है। इनको पालने के लिए पैसे चाहिए, इनको पालने के लिए रुपया चाहिए, और रुपया जो है वो आलमी कर्ज जो है वो मुख्तलिफ अदारे जो हैं पेरिस क्लब के दूसरे जो है वो आपको देते हैं, और पेरिस क्लब जो है या बाकी अदारे जो इंटरनेशनल बैंकिंग उस वक्त तक आपको कर्जा नहीं देंगे जब तक IMF जो है वो आपका प्रोग्राम साइन नहीं करता। यानी इस मुल्क के अंदर पहले जो लोग 2 लाख के करीब पर बंदा मकरूज है, उस बंदे को मजीद मकरूज करने के लिए गवर्नमेंट लाई जा रही है। हम दाल रोटी खा सकते हैं, हम भूखे रह सकते हैं, मेरा कर्ज इंटरनेशनल कर्जे से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के अंदर 92% बल्कि 93% लोग हैं जो बैंक की शक्ल नहीं देखते, जिनको इसका अंदाजा ही नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज कहां जाता है और डॉलर का रेट कहां जाता है, ऊपर जाता है नीचे। पाकिस्तान का अक्सरियती अवाम जो है वो एक हलाल इकॉनमी में जिंदगी गुजार, 93% के करीब इतने से लोग हैं जो बैंक के अंदर जाते हैं, जिनके ऊपर इस पूरे माशी सूरत हाल का असर होता है। ये जो पैसा लिया जाता है ये उन लोगों के लिए जिनके जहाज उड़ते हैं, जो बड़ी बड़ी पजारों में और गाड़ियों में सफ़र करते हैं, जो इंटरनेशनल मार्केट से चीज़ें मंगवाते हैं, जो अपने तायुश के लिए, जिंदगियां गुजारने के लिए बेहतरीन किस्म की बहुत जिसे कहते हैं ब्रांडेड चीज़ें यहां पर रखते हैं, उनके लिए मसला है। हम तो देसी घी उगाना, मेरे आम आदमी को पाम ऑयल की ज़रूरत नहीं है मलेशिया से मंगवाने की, वो तो घर में देसी घी उगा के बना के उससे ज़िंदगी गुजारता है। उसे किसी किस्म की चीनी मंगाने की ज़रूरत नहीं, अपने गन्ने से उससे अब ज़िंदगी गुजार लेता है। उसका मोची उसको जूते बना देता है, उससे मोचियानी के जूते की ज़रूरत नहीं है। उसका जुलाहा जो है उसको उसी गंदम के टोपे के लिए, और जब टोपे के लिए वो दे देता है। ये है सूरत हाल। अब इस सूरत हाल के अंदर अब खुद सोचें कि इस सारे सिनेरियो के अंदर सिर्फ उन 7% लोगों के लिए हम कर्जा लेते हैं, उन 7% लोगों को हम उसकी इकॉनमी बेहतर बनाते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर एक फैक्ट्री लगाते हैं, उसमें नाइकी के लिए जुराबें बनाते हैं, उसमें YSL के लिए और शर्ट्स बनाते हैं, पोलो के लिए शर्टें बनाते हैं, और वो पाकिस्तान के गरीब मजदूर का वो खून पसीना जो है वो वहाँ बेच के वहाँ से डॉलर लेते हैं और बाहर जाके कोई कीनिया में फैक्ट्री लगा लेता है, कोई किसी और जगह। इस फैक्ट्री के लिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लाई जा रही है। इसलिए आइंदा आने वाला जो सिनेरियो है ये खासा तल्ख है। मैं गुज़श्ता दिनों अनवर मकसूद साहब के पास उनसे मिलने गया हाज़िरी के लिए, बड़ी तफसील उनसे बात, इंतहाई मायूस थे और मायूसी के आलम में कहने लगे कि मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, क्योंकि इमरान खान जितना पॉपुलर है इसको शायद मज़ीद आगे कुछ अरसे के लिए न छोड़े। और उन्होंने कहा मैं तो अब ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें कोई अच्छा सा फौजी दे दे और अच्छा सा मौलवी दे दे ताकि हम ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसा नहीं होगा। अनवर मकसूद साहब, मेरे अल्लाह का वादा है और वो ज़रूर पूरा होगा, और इसलिए पूरा होगा कि पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान की कौम ने अल्लाह को बता दिया है, पुकार कर बुकरा दिया है कि अल्लाह हम इन लोगों से तंग आ चुके हैं। अल्लाह ये लोग जालिम थे, इन लोगों ने 75 साल हमें मकरूज किया, हमें लूटा और हमें लूट मार कर हमने दुनिया के अंदर अपनी जायदादें बनाई, और आज ये पाकिस्तान के अंदर
सिर्फ एक खुल खेलने के लिए दोबारा आ रहे हैं। हमें पता है कि हमें किस तरीके से सिक्योरिटी के नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया, और कभी हमें हमारी लाशें जो हैं वो 1950 से लेके कम्युनिज्म के खिलाफ जंग में गिराई गई, और कभी हमें वॉर ऑन टेरर में हमारी लाशें गिराई गई, और हमें भूखा रखकर हमारे ऊपर इस तरह की सूरतें मुसल्लत की गई। हम इनसे निजात चाहते हैं। आप एक पॉपुलर लीडर को रोक सकते हैं, लेकिन आप एक पॉपुलर किस्म की इस कौम को नहीं रोक सकते। ये कौम फैसला कर चुकी हुई है कि हमने ये खलीस, गंदा और घटिया मलबूस उतार के फेंकना है। हम ये मलबूस नहीं पहनना चाहते। ये मलबूस आपने बुद्ध तो हमें पहनाए रखा, ये मलबूस अपने 70वें बंगालियों को पहनाने की कोशिश की, उन्होंने उतार कर फेंक दिया। हम ये मलबूस अब नहीं पहनना चाहते, और इस मलबूस को ना पहनने की वजह से अल्लाह ताला हम पर यकीनन रहम करेगा, बरकतें नाज़िल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत मैंने आपके सामने पेश की थी, दोबारा दोहराता हूँ कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता। कौम फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा मुस्लिम नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा। हम कुछ भी हों, अल्लाह का तकदीर का फैसला है कि जब कोई कौम बदलना चाहती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला यकीनन बदलता है। हालात बदलना मेरे अल्लाह के इख्तियार के है। ये सारी तदबीरें, ये सब कुछ मेरा अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। अनवर मकसूद साहब, आपसे मुअद्दबाना एक दफ़ा फिर इख्तिलाफ कि मायूसी की बात ही नहीं। मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ, इसलिए पुरुम्मीद हूँ कि मैंने अपनी 68 साल ज़िंदगी के अंदर अपनी कौम को इस तरह से अल्लाह के सामने ये बताते हुए नहीं देखा कि हम नफ़रत करते हैं उन सब लोगों से जिन्होंने 75 साल हम पर मईशत के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर, इस और मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ बरादरी और ज़ाती ज़िंदगी और उसके साथ साथ लोगों को मुख्तलिफ तरगीबात के नाम पर हमें लूटे रखा। हम लूट मार से दूर होना चाहते हैं, हम लूट मार से निजात हासिल करना चाहते हैं। इमरान खान IMF को ख़त लिखे या ना लिखे, पाकिस्तान की कौम ने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम अब इस IMF के प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। तुम ख़त लिखने वाले को गाली दे सकते हो, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गाली नहीं दे सकते। ये गाली मेरा अल्लाह आपके मुंह पर उलट देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।